हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर कमल कुमार की लिखी हुई कहानी करोड़पति। डॉक्टर कमल कुमार की कहानियों का फलक विस्तृत है पर वैचारिकी गहन है। इनकी कहानियों को पढ़ना या सुनना स्त्री जीवन से साक्षात करना है। कमल कुमार जी का स्त्री विमर्श देह विमर्श नहीं है, स्त्री की अस्मिता और उसके मानवाधिकारों का स्त्री विमर्श है। इसमें स्त्री के सम्मान और समान भाव की तार्किकता और रचनात्मक दृष्टि है। प्रस्तुत है उनकी कहानी करोड़पति, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो झल्लाया था, तुम्हें क्या करना है? प्लांट बेचकर पैसों का तुम क्या करोगी? अब हम एक बड़ा घर लेंगे जिसमें 3 सोने के कमरे हों। एक कमरा बैठने उठने का होगा, रसोई, बरामदा और आगे पीछे खुली जगह होगी। उसने आंखें तरेरी थीं। खुली जगह? बिल्कुल नहीं। धूल मिट्टी उड़ कर आए, सूखे पत्तों और पक्षियों का हंगामा? बिल्कुल नहीं। चाहिए क्यों नहीं? खुली जगह में कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे, एक छोटा सा किचन गार्डन बनाएंगे। मूली, गाजर, धनिया, पुदीना होगा, तुलसी का बिरवा होगा, मोगरे के, गेंदा के कुछ फूलों के पौधे होंगे, एक चंपा का पेड़ होगा। फूल खिलेंगे, पूजा के भी काम आएंगे। बाजार से आ तो जाते हैं फूल, धनिया, पुदीना, मूली, गाजर। औरत ने लंबी सांस ली थी, रुकी थी। उन्हें उगते देखने की खुशी तो नहीं मिलती। देखो जी, जिंदगी गुजर गई इस छोटे से मकान में। बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा कर रहे हैं, खा पहन रहे हैं, सुविधाओं में जी रहे हैं। अब हमें पैसा किसके लिए चाहिए? उनके लिए तो नहीं ना। अपने लिए सोचो, मेरे लिए सोचो। जिंदगी भर मैं तुम्हारी गृहस्थी की चक्की में पिसती रही, तुम्हारी तनख्वाह कम थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहे हम। पर अब जो समय बचा है उसमें तो खुशी से, सुविधाओं से जी लें, अपनी मर्जी का खा पहन लें, कहीं घूम आएँ। यूँ भी ज़िंदगी के अब कितने साल बचे हैं जिनमें हम ठीक ठाक भी रहें और घूम सकें, खा पी सकें। सोचो तो। आदमी भौंका था। बकबक करती जा रही हो? क्या इस जायदाद के लिए मैंने अपना खून पसीना नहीं बहाया? इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़मीन बेची जाती है? कभी पैसा कमाया हो तो पता हो। औरत चौंकी थी। पैसा कमाया हो? तुमने दिया नहीं, बात अलग है। मैंने मांगा नहीं, दूसरी बात है। घर में खाना बनाना, चौका चूल्हा, बर्तन, कपड़े लत्ते, बच्चों का पालन पोषण, ये काम क्या काम नहीं है? इन कामों से भी तो कम पढ़ी या अनपढ़ औरतें कमाई करती हैं। सिद्धार्थ की नैनी 1 घंटे के $25 लेती है। ये अमेरिका ना सही, यहाँ भी काम वालियाँ 1-1.5 घंटे दिन के काम के महीने के 1000 या उससे भी ज़्यादा रुपए लेती ही हैं। तुम्हारी गृहस्थी में दिन रात पूरी लगन और निष्ठा से 30 साल काम करती रही। क्या मैं तुम्हारी खरीदी गई गुलाम थी? मुझे क्या खरीद कर लाए थे? मेरे ही बाप ने उस ज़माने में भी 30-40 हज़ार खर्चे ही थे। मुफ्त की नौकरानी थी क्या मैं? क्या थी मैं? क्या हूँ? तुम्हारी पत्नी? तो मेरे भी कुछ अधिकार तो होंगे ही। औरत ने ये सारे सवाल पूछे नहीं थे। सवाल घूमकर उसके कलेजे में छुरे से घुस गए थे। उसको तेज दर्द हुआ। खून तो क्या निकलता, उसकी आंखों में आंसुओं का धुआं सा घिर आया था। बीते समय के कुएं की मुंडेर पर रखी चरखड़ी सा वक्त उल्टा घूम गया था। वो धम्म से कुएं की सतह पर अतीत के पानी में गिर गई थी, उबरने के लिए हिचकोले से खाती हुई। ब्याह के आई थी तो 2 कमरों के छोटे से घर में गृहस्थी शुरू की थी। जल्दी ही एक के बाद एक 3 बच्चे हुए। दिन रात लस्त पस्त गू मूत में हाथ रहता, छाती से दूध रिसता रहता, हाथ पैरों में दर्द होता था। आसपास के दोस्त रिश्तेदारों ने समझाया था, दिन रात दफ्तर में बैठे रहते हो, नौकरी तो सभी करते हैं, घर में जो औरत ब्याह कर लाए हो उसकी तरफ भी देखो। 4 साल में 14 साल आगे चली गई है, उसका ध्यान रखो, इसकी सेहत बिगड़ रही है। घर में तरा ऊपरी के 3 बच्चे, रिश्तेदारों का आना जाना, मर जाएगी ये। पर ना मरी वो। समय समय पर आदमी की तरक्की होती गई। उसे एक ही शौक़ था, 1 के 2 और 2 के 4 करने का। घर के खर्च से, अपने पर खर्च से बचाकर ज़मीन जायदाद का भाव तौल करता। बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने लगे थे, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही थीं, उसकी ज़रूरतें घट रही थीं। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब तो होता था, उसका ना कोई खर्चा था और ना ही कोई समय था। दिन कब शुरू होता था, कब खत्म होता, पता ही नहीं चलता था।
आदमी ने तब तक 2 प्लॉट खरीद लिए थे। दिल्ली के बॉर्डर पर सस्ते में मिल गए थे। ये हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता। तुम देखना, सोना है ये ज़मीन, आने वाले समय में आसमान छुएंगी ज़मीन की कीमतें। औरत को हंसी आई थी। आने वाले समय में? लेकिन जो समय जी रहे हो उसका क्या होगा? हंसी और धूप का भी क्या कोई विकल्प होता है? आदमी ज़मीनें खरीद रहा था। घर के हालात वैसे ही थे। शादी की साड़ियाँ फट चुकी थीं, जो बची थीं वे बाहर पहनने लायक नहीं थीं। बार त्योहार को मिली 2-3 साड़ियाँ थीं। उसे यूँ तो कहीं जाना ही नहीं होता था। जाना भी होता तो वही 2-3 ठीक ठाक धोतियाँ थीं। वो कभी बाजार में शो विंडो में लगी साड़ियाँ देखती तो सोचती, कौन औरतें इन्हें खरीदती होंगी। घर में बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी प्रोफेशनल पढ़ाई थी, उनके खर्चे बढ़ गए थे। आदमी घर पर शिकंजा कसता, खर्च कम करो, लड़कों की पढ़ाई है, गुड्डी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। उसने टोका था, वो भी पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ने दो उसे आगे। क्यों, क्या करेगी वो पढ़कर? पढ़ा देंगे तो क्या दहेज नहीं देना पड़ेगा? बीए पास करते उसकी शादी कर देंगे। उसकी नहीं चली, गुड्डी की शादी हो गई। घर में पैसा था पर जमा हुआ, पिघला कर काम में नहीं लाया जा सकता था। जैसे तैसे बच्चों का खर्चा पूरा होता, कटौती के साथ घर चलता। औरत ने कहा था, चलिए कुछ कपड़े खरीद दीजिए, साड़ी ब्लाउज़ तो चाहिए ही, उस पर से सर्दियाँ आने वाली हैं, शॉल स्वेटर भी चाहिए। आदमी ने हैरानी से देखा था, जैसे वो कोई बड़ी मूर्ख थी। कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करती हो, फटी तो जाएंगे। कम से ही काम चलाओ। सोना चांदी खरीदना चाहिए तो क्या साड़ी ब्लाउज़ के क्या सोना चांदी पहनूं? कपड़े भी खरीदता सस्ते और टिकाऊ देखकर। ज़मीन की बिक्री में बहुत सा फ़ायदा होता तो एक आध सोने की चीज़ ला देता। गुड्डी के ससुराल वाले लालची और कमीने थे, उसे तरह तरह से सताते थे। वो झेलती रहती और समय गुजरता गया। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, पर उनके तंग करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। औरत ने एक दिन आदमी को रोक कर कहा था, गुड्डी के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये जो मकान आपने ख़रीदा है गुड्डी के नाम कर दो। लड़का बुरा नहीं है, बस माँ बाप रिश्तेदारों के सामने उसकी चलती नहीं। दोनों अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। औरत का कहा व्यर्थ गया। एक दिन गुड्डी आई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। वापस नहीं जाऊंगी माँ, मुझे मरने नहीं देना है तो यहीं रहने दो। उसने अपनी बात फिर से कही थी। मकान गुड्डी के नाम कर दो, दोनों जन अपनी गृहस्थी में खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। आदमी नहीं माना था। गुस्से में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। 1, 2, 3, 4 दिन हो गए। आदमी हंसकर निकल जाता, चलो इसी बहाने घर में बचत होगी। गुड्डी क्या करती, मजबूर थी। 5वें दिन औरत की हालत ख़राब हो गई थी। उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सप्ताह भर लगा उसे संभलने में। उसने वही रट लगाई थी। आखिर वकील बुलाया गया, मकान गुड्डी के नाम हो गया। गुड्डी अपने पति और बच्चों के साथ तब से चैन से रह रही थी। घर के लोग जब तक कोशिश करते थे पर अब उनकी चलती नहीं थी। सब ठीक था। दोनों लड़के बाहर थे, उनकी भी शादियां हो गई थीं। एक ने तो विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, वो दोनों के पास हो आई थी। भगवान की दया से गाड़ी, बंगला, घर बाहर की सारी सुविधाएं और सुख था। औरत को फिर से हौल पड़ता था। उसने कहा था, चलो जी अब तो प्लॉट बेच दो, अब क्या करना है, किसके लिए रखना है। हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, अब हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए इस बार पहाड़ पर चलते हैं गर्मियों में। तो पहाड़ पर जाने के लिए ज़मीन बेची जाती है? कुछ नहीं समझती हो तुम। सब समझती हूँ। समय बीत रहा है, इतना समय तो यूं ही गुजर गया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहे हम, अब तो सब सुलट गया। अब क्यों नहीं हम अपनी तरह से ज़िंदगी जी सकते? अरे वहाँ सामने से सड़क निकल गई है, अभी 5 साल बाद मेट्रो आएगी। वहाँ ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है। तुम 5 साल बाद देखना क्या होता है, सोना बरसेगा। 5 साल बाद? और 5 साल? उसका सिर घूम गया था। 5 साल बाद हमारा क्या होगा, हमारी सेहत कैसी होगी, हम होंगे भी कि नहीं कौन जाने। फिर तुम और तुम्हारे सोने की वर्षा। उसे उस राजा की याद आई थी जिसे वरदान मिला था, उसके छूने भर से कुछ भी सोने में बदल जाएगा। सब बदला भी। उसका सिंहासन, मुकुट, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके छूते ही रोटी भी सोने की हो गई। उसके राज्य से भी लोग डरकर भाग गए। उसकी रानी और राज्य के मंत्री, सलाहकार, सभी। पानी पीना चाहा तो वो भी सोना हो गया। राजा भूखा प्यासा मर रहा है, पर सब कुछ सोने में बदल रहा है।
कैसा होगा ये दृश्य, उसने सोचा था। आदमी ने कहा था, यही तो कह रहा था, बीमारी शिमारी भी आती है तब भी तो पैसा चाहिए। बीमारी के लिए, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए रखा है पैसा। वो गुस्साया था, पागल हो गई हो तुम? क्यों? क्यों पागल क्यों? जितना ज़रूरी अच्छी तरह मरना है उतना ही अच्छी तरह जीना भी तो है। फिर बीमारी के लिए क्या इतने लाख रुपए चाहिए? ये 2 कदम आगे आई थी। अपने बेटों को दोगे इस प्लॉट को? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, डॉलर में कमाते हैं, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। प्लॉट बेचो, उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दो। तुम्हारा हिस्सा? कौन सा तुम्हारा हिस्सा? उसने कंधे उचकाए थे। पागल हो गई हो तुम? ऑब्सेशन हो गया है तुम्हें? गुस्से में वो कुछ कड़वा कहने को हुई थी, गर्दन ऊंची की थी। देखा वो थूक लगाकर अपने ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। उसका मन विचलित हो गया था। इस तरह थूक लगाकर शीशे साफ करने से क्या होगा? तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। आँखों की जांच कराओ और नए शीशों वाले नए फ्रेम में ऐनक बनवा लो। उसने देखा था वो जितना क्रूर उसके प्रति था उतना ही अपने प्रति भी था। न अच्छा खाने की सुध, न कपड़ों का होश, न अपनी सेहत का ध्यान, दिन रात आंकड़े का फेर। औरत ने देखा था वो पहले से अधिक कमज़ोर भी हो गया था। आगे से बाल कम हुए थे पर पीछे से तो बाल थे ही नहीं। किनारों पर थे वे बिल्कुल सफ़ेद। उसने सोचा ये आदमी है या उसकी छाया? उसे उस पर तरस आया था। वो पलटी थी। मार्केट जा रही हूँ, चलो साथ चलो, नई ऐनक तो ले लो। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी खरीद लेते हैं, वही पुरानी कमीज़ें और पैंट। कितने साल हो गए हैं इन्हें, अब तो इनका रंग भी फीका पड़ गया है, बदरंग से लगने लगे हैं। आज तो दफ्तर भी नहीं जाना, छुट्टी है। चलो तैयार हो जाओ, खाना भी कहीं बाहर ही खा लेंगे। सठिया गई हो तुम, हर वक्त खर्चे की बात करती हो। क्या हुआ मेरे कपड़ों को, ठीक तो हैं? ऐनक के शीशे बदलवा लूँगा। डॉक्टर की पुरानी पर्ची पड़ी है, पहले भी कहाँ बदलवाई थी। औरत ने देखा था मुरझाया सा चेहरा था, कांतिहीन था। उसे एकाएक कुछ सूझा था। दफ्तर और आसपास के लोग उसे करोड़पति कहते थे, जिसमें उसका चेहरा उजास जाता। वो सीधा खड़ा होता और ठहाका लगाकर हंसता, फिर विनम्र भाव से कहता, अरे कहाँ। औरत अपनी भीतर की तनातनी से बाहर आई थी और आवाज़ दी थी, करोड़पति जी जरा सुनो तो। वो बाहर जाते हुए पलटा था। उसके चेहरे पर रोशनी की किरण सौंधी थी। ऐनक जल्दी बदलवा लो, तुम्हारी आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ये बात आई गई हो गई। कुछ समय बीत गया था। फिर उसके भीतर गुबार सा उठता। उसको रात में बुरे बुरे सपने आते। कभी लगता उसके कपड़े फट गए हैं, वो भूखी है और दीनहीन सी बैठी है। कभी सपना आता वो बीमार हो गया है, गंभीर रूप से बीमार है। वो उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहती है, परंतु वो जिद कर रहा है सरकारी अस्पताल ही जाएगा। मंत्री, नेता, अफसर सब वहीं तो जाते हैं। लेकिन तुम तो मंत्री, नेता या अफसर कुछ भी नहीं हो। देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। सरकारी अस्पताल में जब तक तुम्हारी बारी आएगी पता नहीं क्या हो जाए। पर वो नहीं मान रहा। सरकारी नौकर हूँ, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना मेरा अधिकार है। वो जिद पर अड़ गया था। जब तक वे अस्पताल पहुँचे, सारी औपचारिकता पूरी की, डॉक्टर के पास जाने का उसका नंबर आया, तब तक वो ढील गया था। वो चीखी थी, नहीं। उसकी आँख खुल गई थी। घबरा कर चारों तरफ देखा था। वो निश्चिंत सोया था। उसे इस तरह उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, उसने अपने आप को चिताया था। आदमी बहुत खुश था। बता रहा था उसके प्लॉट के साथ की सड़क हाईवे से जुड़ गई है। अब तो 3 साल में ही मेट्रो भी आ जाएगी। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, बिजनेस सेंटर खुल रहे हैं। जानती हो अपनी ज़मीन की कीमत कितनी गुना बढ़ गई है? अभी क्या, अभी कुछ ही साल बाद देखना क्या होता है, कहाँ पहुँचेंगी ज़मीन की कीमतें। कुछ साल बाद? औरत छटपटाई थी। क्या देखोगे तब, क्या रह पाएगा देखने को? आदमी ने भरपूर हिकारत से देखा था उसकी तरफ। कुछ नहीं समझती तुम, कुछ भी नहीं। तुम भी कुछ नहीं समझते, समझने की कोशिश भी नहीं करते। जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। समय और ज़िंदगी में हमेशा दौड़ लगी रहती है। समय ज़िंदगी को हराने और पीछे छोड़ने के लिए आगे दौड़ता रहता है। ज़िंदगी पीछे छूटती जाती है, हारती जाती है। खेत सूखने पर मूसलाधार बारिश भी हो तो क्या, उसने कहा था। क्या कह रही हो तुम? खेत कहाँ है, किसके खेत हैं और बारिश कहाँ हो रही है?
कहीं नहीं, बारिश नहीं हो रही, खेत अपने ही हैं। वो उठकर चली गई थी। औरत सोते में चीख कर उठ बैठती, अपनी बाह पर हाथ फिराती, गर्दन छूती, टांगें छूती, सब ठीक था। वो उसको झकझोर कर जगाती। ठीक हो जी, देखो जरा, तुम्हारी बाईं वहाँ हिल रही है ना, तुम्हारी टांगें उठ रही हैं, जरा देखो तो। पागल हो गई हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो। उसने उठकर अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाई थीं और नीचे लाई थीं। मैं डर गई थी। दोपहर में मिसेस गोयल आई थी, कह रही थी मिस्टर अय्यर को सोते में ही अटैक हुआ था, पैरालिसिस हो गया है। डर सा बैठ गया। चलो शुक्र है भगवान का, हम दोनों ठीक हैं। वो करवट बदल कर सो गई थी, पर फिर अगले दिन चीख मार कर उठ बैठी थी। उसका बदन टोहती। तुम ठीक हो ना? ये इतनी पसीना क्यों आ रहा है? छाती में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं दर्द नहीं हो रहा, क्या करूँ? बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। आज दिन में मिसेस गुप्ता आई थी, कह रही थी कौल साहब सोते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। नींद में दिल का दौरा पड़ा था और खेल खत्म। पता नहीं किसी को कब क्या हो जाए। चलो शुक्र है भगवान का, सब ठीक है। वो सो गई थी, पर यह क्रम चलता रहा। रात को डर कर उठ बैठती। क्या करूं? अपने चारों तरफ ये हो रहा है, कुछ झूठ तो नहीं है, बस मन में डर सा बैठ गया है। तुम ये सब बकवास सुनती क्यों हो? जो होना है वो बाद में होगा, उसके डर से पहले ही मर जाओ, बात तो ठीक है। औरत ने सोचा था होनी को कोई रोक नहीं सकता, तो उससे डर कर मरने की क्या ज़रूरत। अब से वो इस सब की ओर कोई ध्यान नहीं देगी। जिंदगी तो हवा पानी की तरह होती है, रुकती ही थोड़ी ही है। अब वो खुश रहने लगी थी, जो उसे अच्छा लगता वही करती थी। अरे आज क्या है, ये सब क्यों पका लिया? क्यों, आपको मटर पनीर अच्छा लगता है? हलवा भी तो कितने शौक से खाते हो, सो खाओ। लो दही का रायता भी है। रोटी तो रोज ही खाते हो, आज पूड़ियाँ बनाई हैं, लो गर्मा गर्म लो। घर में कोई मेहमान नहीं आया, कोई त्योहार नहीं, फिर सब दूसरों के लिए ही थोड़ी करना है, अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना होता है। त्योहार तो मन की खुशी लाता है, और मन की खुशी से त्योहार मना लो। शुरू करो, खाओ, पूरी ठंडी हो रही है। अरे ये नई प्लेटें, कटोरियाँ, नए डोंगे, नए चम्मच। हाँ, पुरानी प्लेटें गंदी हो गई थीं। तुम प्लास्टिक की लाए थे, टूटती नहीं थी पर साफ़ भी नहीं होती थी, इसलिए बदल दी। पूरा डिनर सेट खरीद लिया, उसमें सब कुछ है। सब ठीक ही तो चल रहा था। ये कितने का आया है? 3,000 रुपये। तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से हैं? मेरी अंगूठी थी, नग निकल गया था, उसे बेच दिया, 5,000 में बिकी। अंगूठी बेच दी? सोने की अंगूठी बेच दी तुमने? पागल हो गई हो क्या? ना, वो मुस्कुरा रही थी। वो घर आया था, घर में नया सोफ़ा था, नए पर्दे लगे थे, नई कुर्सियाँ, नया मेज, घर जगमगा रहा था। वो त्वरा से आगे आया था। ये क्या किया? पुराना सोफ़ा क्या हुआ? टीक की लकड़ी का था, अब ऐसी लकड़ी कहाँ। दादा ले, पोते बरते हैं। नहीं बरतेगा पोता, पोता तो क्या, बेटा भी नहीं इस्तेमाल करेगा। पुरानी चीज़ें सब दे दी, दिवाली का तोहफा है तुम्हें, खुश तो हो। पर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, इतने पैसे? वो हंसी थी। पुरानी 2 चूड़ियाँ बेच दी। पागल हो गई हो? क्यों? पर चूड़ियों का क्या करना था? पहनने के काबिल थी नहीं, बेच दी। घर कैसा अच्छा लग रहा है। क्या घर की चीज़ें सोने बेचकर खरीदी जाती हैं? पैसे नहीं थे मेरे पास, तुमने देने नहीं थे, बेच दी पुरानी चूड़ियाँ। 20,000 की बिक्री, सब हो गया। चलो खुशी मनाओ, दिवाली है, घर जगमगा रहा है। वो अभी भी सन्न सा खड़ा था। चूड़ियाँ बेच दी? सोने की कीमत कैसे बढ़ रही है जानती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरी शादी में 6 चूड़ियाँ माँ ने 20,000 की खरीदी थी, अब 2 चूड़ियाँ 20,000 की बिक गई। आने वाले समय में एक चूड़ी 20,000 की बिकती, उससे हमें क्या? हमें देखना है क्या आने वाला समय? ज़रूरत तो आज थी ना। वो आई थी चाय का कप लिए। लो चाय पियो, और सुनो मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर कुछ औरतें जा रही हैं, पैकेज टूर है, सब कुछ वही देखेंगे, खाना पीना रहना और ट्रांसपोर्ट। मुझे पहाड़ देखने थे, बहुत मन था पहाड़ों के दर्शन का। बचपन में एक बार शिमला गई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बद्रीनाथ के रास्ते में हिमालय की चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी, सोना बरसाती सूरज की किरणें, पहाड़ों से फूटते झरने, पानी के सोते और नदियों का वेग। अजीब सम्मोहन जगता है मन में। भगवान का ही प्रतिबिंब है ना। देख लूँगी एक बार, वर्षों से मन में इच्छा थी। लेकिन पैसे दे दिए, 5,000 देने थे सो दे दिए।
5,000 कहाँ से आए? इतने पैसे? फिर क्या कोई? वो घबराया खड़ा था। हाँ, पुरानी चेन थी सोने की, टूट गई थी, सो बेच दी। 15,000 में बिकी, 5,000 दे दिए, बाकी अभी 10,000 बचे हैं मेरे पास। घर का सोना बेच कर ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? पूछती नहीं हो मुझसे कुछ भी? क्यों पूछूं? तुम हाँ कर दोगे क्या? वो हकबकाया था। इस तरह सोने के गहने बेच दूंगी, फिर खाली गला खाली हाथ घूमोगी? अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ कहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे? फिर खाली हाथ खाली गला क्यों रहेगा? उसने हाथ बढ़ाया था। ये देखो, ये चेन है, ये अंगूठी है, हीरे की लग रही है ना? ये चूड़ियाँ सोने की मीनाकारी वाली लग रही हैं, पर है नहीं, असली नहीं है, नकली है। तो क्या, आजकल इसे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कहते हैं। गहने अच्छा लगने के लिए पहने जाते हैं तो हैं मेरे पास। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर का क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? घर कौन देखेगा? फिक्र ना करो, एक बाई रख दी है, कल से आ रही है। 2 दिन में ज़रूरी बातें सब समझा दूंगी। मैंने तो इसे रख ही लिया है, मेरे से अब घर का काम नहीं होता, बहुत कर लिया। घर का काम ये करेगी? वो बेचैन था। कितने पैसे लेगी? सुबह आएगी, सब निपटा कर चली जाया करेगी। 2,000 महीना लेगी। तुम देना ये पैसे। वो कुर्सी पर ढील गया था। पागल औरत, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? गहने बेचती जा रही हो? क्यों? दिमाग क्यों खराब है? ये गहने मेरा स्त्री धन है, इस पर मेरा हक है। यूँ तो घर ज़मीन पर भी मेरा हक है, पर तुम नहीं दोगे। कोर्ट तो नहीं जाऊंगी ना? हाँ, जो मेरा है उसे तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम्हारी इजाज़त भी नहीं चाहिए इसके लिए। उसने चेहरा उठाया था। गर्व से तना था चेहरा। क्यारी में खिले लिली के फूल सी लहक रही थी वो। उसने देखा, उसके बाल संवरे थे, नई धोती पहन रखी थी। सूरज की धूप जैसी बिखर रही थी उसके चेहरे पर। उजास रहा था विश्वास से भरा। वो आगे आई थी। अगली बार मैं बम्बई जा रही हूँ, पैकेज टूर है। समुद्र नहीं देखा कभी, समुद्र देखूंगी, पानी का अथाह माया जाल। बहुत मन था, किताबों में ही पढ़ा है, एक बार अपनी आंखों से देख लूँ, समुद्र के पानी से देह पखार लूँ, कैसे लगता है महसूस कर लूँ। वैसे तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। इस बार के पैकेज टूर में परिवार भी हैं। सोच लो, समय मेरे तुम्हारे कहने से रुकेगा तो नहीं ना? समय और ज़िंदगी की दौड़ में ज़िंदगी को ही जीतना चाहिए, है ना? वो हंसी थी। सुबह की धूप खिल रही थी, पर वो अंधेरे में डूब रहा था। अभी आप सुन रहे थे कमल कुमार जी की लिखी हुई कहानी करोड़पति। उम्मीद है इस खूबसूरत कहानी में निहित लेखिका के संदेश को आपने बखूबी समझा होगा। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।